चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कल अचानक वीडियो बंद हो गया था। नहीं तो मैं कल आगे पढ़ाया था, लेकिन वीडियो बंद होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था और अचानक आपको जब वीडियो देख रहे होंगे लोग तो लगा वही बंद हो गया है। उसी के आगे मैं बढ़ाता हूं बात को। स्वदेशी आंदोलन पढ़ा चुके थे हम लोग, बंग भंग आंदोलन पढ़ा चुके थे, स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन हो गया था। अब यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे थे हम कि कांग्रेस में किस प्रकार से मतभेद उत्पन्न हो रहा था। तो कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न होने के कारण बहुत थे, एक नहीं थे। जैसे बंग भंग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो उसमें कहा गया, जो नरमपंथी लोग थे वो लोग कह रहे थे कि विरोध जो हो केवल बंगाल में हो, पूरे भारत में ना हो। जबकि गरम दल के लोग क्या कर रहे थे कि विरोध पूरे भारत में हो, जिससे हम राष्ट्रीय एकता को दिखा सके। जो नरम दल थे वो क्या कर रहे थे कि बहिष्कार करो अंग्रेजी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का, और स्वदेशी कपड़े पहनो, लेकिन विदेशी कपड़ों को जलाओ नहीं भाई, वो भी संपत्ति है, एसेट्स है वो। लेकिन गरम दल क्या करते, नहीं उसको भी जलाओ। इन सब बातों को लेकर के मतभेद उत्पन्न हुआ था। अब चलिए देखते हैं 1905 में 1905 का अधिवेशन, 1906 का अधिवेशन और 1907 का अधिवेशन, ये तीन अधिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 1907 में कांग्रेस में क्या हो गई, फूट पड़ गई थी। तो 1905 का अधिवेशन जो हुआ वह बनारस में हुआ, बनारस में हुआ। अध्यक्षता कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, नाम याद कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इस अधिवेशन में भी बात चल रही थी कि बनारस में बाल गंगाधर तिलक जी का नेतृत्व तो बढ़ रहा था, प्रभाव बढ़ रहा था, तो इनको अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। फिर यहां पर बात आ गई और इस अधिवेशन में पास हो गया कि स्वदेशी आंदोलन चलेगा। 1906 में अधिवेशन हुआ। अब यह अधिवेशन कहां हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाया गया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अब देखिए 1906 में लग रहा था ना कि अब बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन फिर यहां पे भी दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया। और जब दादा भाई नौरोजी बन गए तो इनका विरोध नहीं कर पाया कोई। ठीक है, आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी जो थे वह 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बताइएगा, 86 में, 93 में और 1906 में। ठीक है, ये 1860 से 1893 और 1906 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कहता था। 1892 ईस्वी में ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की तरफ से ये पार्लियामेंट में चुन के गए थे। ठीक है, ये पारसी धर्म के थे। किस धर्म के, पारसी धर्म के थे। चलिए अब बात आती है 1907 की। इस बार तो लाके अब दादा भाई नौरोजी नहीं बनेंगे, एक बार बन गए हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले भी नहीं आएंगे। अब बाल गंगाधर तिलक जी जरूर बनेंगे। युवाओं का साथ था जबरदस्त तरीके से। और यह अधिवेशन होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में न करा के, इसलिए कि डर था कि बाल गंगाधर तिलक जी का महत्व मतलब प्रभाव इतना ज्यादा है कि युवा आ जाएंगे और ये जो अधिवेशन है सफल नहीं होगा। तो इसको लेके गए लोग कहां पे, सूरत में। सूरत में और यह अध्यक्षता दे दी गई किसको, अध्यक्ष बन गए रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष को अध्यक्षता दे दिया गया। अब यहां पे युवा जो थे वो उग्र हो गए और कहा जाता है कि अधिवेशन में से ही, भीड़ में से ही किसी ने क्या कर दिया, चप्पल चला दिया। चप्पल चला दिया। अब जब चप्पल चल गया स्टेज पे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। जहां गोपाल कृष्ण गोखले बैठे हैं, दादा भाई नौरोजी बैठे हैं, रास बिहारी घोष बैठे हैं, सुरेंद्र बनर्जी बैठे हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वहां पब्लिक अगर चप्पल चला दे तो ये गलत बात है। अब यहीं पे सूरत में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया कांग्रेस। एक को कहा गया नरम दल और एक को कहा गया गरम दल। नरम दल वो लोग थे जो अध्यक्षता संभाल रहे थे, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। नरम दल का यह मानना था कि अंग्रेज जो दे रहे हैं वो हम पे एहसान कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना। जबकि गरम दल का यह मानना था कि अंग्रेज हमको जो दे रहे हैं वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हमारा हक है और हम लेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। कौन कहते, बाल गंगाधर तिलक जी कहते। 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज विधेयक भी पास हुआ था। दादा भाई नौरोजी
अध्यक्ष थे। ये कहा था कि मजबूरी में पास हुआ इसलिए कि दबाव बहुत ज़्यादा था। अब ये सूरत में सूरत फूट के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहता है? सूरत फूट। तो सूरत फूट कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे। कि किस किस नाम से दो पार्टी बन गई? गरम दल और नरम दल के नाम से बन गई। ये था सूरत फूट। ठीक है, इधर कांग्रेस में फूट पड़ गई। नरम दल के तरफ से अंग्रेजी रहेंगे, गरम दल की तरफ से हमेशा रहेंगे नरम दल की तरफ से। और तभी होता क्या है कि 1908 में मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में दो बच्चे आते हैं जिनका नाम था, सबसे युवा फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति, नाम बता सकते हो आप लोग कमेंट बॉक्स में? सबसे युवा फांसी पे चढ़ने वाला व्यक्ति बताइए ना आप लोग। ठीक है, तो वो दो बच्चे वहां के जज के ऊपर मुजफ्फरपुर पुल पे ही बम फेंक दिए, जिसमें उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, उसकी बेटी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो एक व्यक्ति नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं और दूसरे को पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। जो नदी में कूद कर आत्महत्या करते हैं उनका नाम है प्रफुल्ल चाकी, और जो इनको फांसी दिया जाता है सबसे कम उम्र के, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आगे चल के हम बताएंगे आंसर। ठीक है, चलिए, तो उसी पर केसरी में लेख लिख देते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, उसी मुजफ्फरपुर कांड पे, कि अभी तो ये टेलर है, पूरा पिक्चर वही दिखेगा। मतलब अभी जो आतंकवाद का चरण उठ रहा है ना आप लोगों के खिलाफ, ये अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत बड़ा मतलब भूचाल आएगा। और इसी लेख के कारण 1908 में बाल गंगाधर तिलक जी को जेल भेज दिया गया, मांडली जेल, 6 वर्ष का कारावास देकर के। ठीक है, अरविंदो घोष संन्यास ले लिए और सन्यासी बन गए। बिपिन चंद्र पाल राजनीति संन्यास ले लिए, लाला लाजपत राय एक बचे। तो धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि जो गरम दल था ये शिथिल पड़ गया, और समर्थन में किसके आ गए? अंग्रेज, नरम दल के। और नरम दल को कुछ चाहिए ही नहीं था। गरम दल वाले हमेशा बोल रहे थे नरम दल वालों को कि साल में एक बार मेढक की तरह आते हैं और टर्रा के चले जाते हैं। ये कहे थे लाला लाजपत राय जी कि साल में एक बार मेढक की तरह निकलते हैं ये लोग और टर्रा के चले जाते हैं। कौन? नरम दल वाले। तो आप देखेंगे कि इस दौरान 1907 के बाद, सूरत फूट के बाद क्या हुआ कांग्रेस में? तो कांग्रेस में यही हुआ कि गरम दल एक तरीके से स्थिर हो गया, इसलिए कि बाल गंगाधर तिलक जी को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया, अरविंदो घोष संन्यास ले लिए, बिपिन चंद्र पाल संन्यास ले लिए, तो ये शांत हो गया। नरम दल तो हमेशा शांत रहा था, मन करे तो दो, मन करे तो न दो। अब देखते हैं अंग्रेज क्या चाल चल रहे थे। तो अंग्रेज क्या किए इसी दौरान? 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन पीक पे था, हिंदू मुस्लिम एकता दिखा रहे थे, उसी दौरान लॉर्ड कर्जन के दिमाग का जो बीज बोया गया था उसको पेड़ के रूप में फलीभूत कर दिया आकर के उसके बाद का वायसराय लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1906 में आता है। कहा जाता है कि मुसलमानों को पकड़ा, जो पूर्वी मुसलमान थे, पूर्वी भारत बंगाल के मुसलमान थे, उनको पकड़ा और बोला कि आप लोग नवाबों के खानदान के हो और ये देख रहे हो बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े जाति के लोग कांग्रेस में आके शासन करेंगे और तुम लोग अब ऐसे ही रहोगे। ये बात उन लोगों के दिमाग में बैठ गई। और नेतृत्व कौन कर रहा था? आगा खां, समीमुल्लाह खां, ये लोग नेतृत्व कर रहे थे। कहा था कि 1 अक्टूबर, इसको नोट कर लीजिए तो फिर बताते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम लोगों का दल जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिला। लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनसे मिला। कब? 1 अक्टूबर 1906 को। कहाँ मिला? शिमला में मिला। शिमला, याद रखिएगा, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी शिमला को क्या बनाया था? ग्रीष्मकालीन राजधानी। अच्छा देखो कितना मजा लेते थे सब। एक राजधानी कलकत्ता, गर्मी वाला, सॉरी ठंडी वाला, और गर्मी वाला कहाँ? शिमला चले जाओ, जाकर रहते सब शिमला आराम से, उत्तराखंड में। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो से जाकर के शिमला में, लॉर्ड मिंटो से जाकर के आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में एक मुसलमानों का दल मिला और ये लोग जाकर के बोले उनसे कि भाई लॉर्ड कर्जन कहे थे कि पार्टी बनाइए, आप लोग का हेल्प करेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? मिंटो बोला एकदम जबरदस्त, आप लोग पार्टी बनाइए। इसलिए कि 1906 के बनारस अधिवेशन में दादा बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस स्वराज का विधेयक पास करते, हमको स्वराज चाहिए। तो अंग्रेज क्या कहेंगे? स्वराज मांग रहे हो ना, देखो तोड़ देते हैं तुमको, सारा स्वराज तुम्हारा निकल जाएगा।
तो उसी दौरान आगा के नेतृत्व में जब कमेटी जाके मिली तो वहां से मुहर लगा लॉर्ड मिंटो का कि आप लोग पार्टी बनाओ, और कहा जाता है कि 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, कहां पे, ढाका में शमीमुल्लाह खां, क्या नाम था, सलीमुल्लाह खां, शमीमुल्लाह खां, चलिए खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन होता है। क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन कर दिया गया, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन बने, शमीमुल्लाह खां। कौन बन गए, शमीमुल्लाह खां। आगा खां नहीं बने, नहीं, आगा खां नहीं बनते। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि 1906 से 1910 तक जो राजधानी रही, मतलब इसका मेन क्या कहेंगे उसको, मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर रहा, वह अलीगढ़ रहा। कौन रहा, अलीगढ़ रहा। और 1910 से 1947 तक कौन रहा, लखनऊ रहा। लखनऊ नवाबों का शहर था ना, तो इसलिए लखनऊ आ गए ये लोग। ठीक है, अब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में शमीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अब 1907 के कराची अधिवेशन में, यहां देखिएगा, 1907 के कराची अधिवेशन में, अब इनका भी अधिवेशन होगा ना हर साल, अधिवेशन में संविधान पास किया गया। संविधान लागू किया गया, किसका, मुस्लिम लीग का अपना संविधान। और इस संविधान लागू होने के बाद पहली बार संवैधानिक रूप से अध्यक्षता दी गई। संवैधानिक अध्यक्ष 1908 में बनते हैं कौन, आगा खां। तो यहां से पूछेगा कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहोगे, शमीमुल्लाह खां या सलीमुल्लाह खां। देखो, शमीमुल्लाह खां या सलीमुल्लाह खां दोनों रहे, वही हैं। और जब संवैधानिक रूप से पहली बार अध्यक्षता किसने की, तो आगा खां ने। कब, 1908 में। 1906 में स्थापना होता है, 1907 में संविधान पास होता है, और संविधान के अकॉर्डिंग पहली बार मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुने गए, आगा खां। ठीक है, तो ये हो रहा है, 1908 तक हो गया। इधर 1907 तक क्या हुआ था कांग्रेस में, देखते हैं एक बार। तो कांग्रेस को तोड़ दिया गया, नरम दल आ गई फेवर में अंग्रेजों के, गरम दल को जेल में डाल दो, लगभग सप्रेस कर दिया गया। मुस्लिम लीग ऊपर बढ़ रही है, मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब देखो और क्या दिमाग लगाया सब, बोले कि काम करते हैं, आप लोगों को विशेष सुविधा देंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कराची अधिवेशन हुआ जहां संविधान पास हुआ, और 1908 में आगा खां संवैधानिक रूप से अध्यक्ष बन गए। अब देखते हैं हम लोग कि मुस्लिम लीग आगे बढ़ रही है। लॉर्ड मिंटो जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक बीज बो रहा था, और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया। आइए देखते हैं उसके तहत क्या किया गया। तो जब ये नोट कर लिया आप लोग ना, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर 1906 शिमला में जाकर के आगा खां के नेतृत्व में कुछ मुसलमान प्रतिनिधिमंडल मिले। कहां, शिमला में। किससे, लॉर्ड मिंटो से। लॉर्ड मिंटो कौन था उस समय, वायसराय था। ठीक है, 30 दिसंबर वहां से हामी भर दी गई कि आप बनाओ पार्टी, हम आपके साथ रहेंगे, और कभी भी अत्याचार होगा हम आपके साथ अत्याचार को झेलेंगे। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और उस स्थापना में अध्यक्ष बनाए जाते हैं शमीमुल्लाह खां। ठीक है, 1907 में कराची अधिवेशन में संविधान पारित किया जाता है, और संविधान के तहत संवैधानिक रूप से पहली बार 1908 में अध्यक्ष बनते हैं मुस्लिम लीग के आगा खां। ठीक है, अब आइए देखते हैं 1906 से 1910 तक हेडक्वार्टर कहां, अलीगढ़, और 1910 के बाद हेडक्वार्टर कहां, लखनऊ में। ये मुस्लिम लीग से संबंधित जितने प्रावधान थे बता दिए गए। अब चलिए देखते हैं 1909 का जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो वो किस तरीके से आया। अच्छा आप लोग बताइए कि 1909 में राजनीतिक रूप से प्रभाव किसका बढ़ गया था, कांग्रेस का कि मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग का। बहुत बढ़िया, ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ गया था। अब जब मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ेगा तो कोई भी ये विधेयक आएगा वो किसके फेवर में आएगा, मुस्लिम लीग के फेवर में आएगा। तो मुस्लिम लीग के फेवर में क्या विधेयक आया, कहा गया इस 1909 को कहा गया था है मॉर्ले मिंटो सुधार
अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। इसमें मॉर्ले क्या थे, इसको नोट कर लीजिएगा, भारत सचिव थे, भारत सचिव थे। मिंटो क्या थे, वायसराय थे, वायसराय, भारत सचिव ऐसा होगा, ठीक है, भारत सचिव और वायसराय थे। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत कहा गया कि सांप्रदायिक चंपाट, इसके तहत कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लिया जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ये क्या थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि कुछ सीट, जैसे मान लो कि यहाँ पे भारत हो गया, तो कुछ सीट हम क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, किसके लिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व कर देंगे। अब आप कहोगे सर रिजर्व तो होता है सीट, उसमें कौन सी दिक्कत है, हमारे यहाँ भी विधायक का सीट क्या है, रिजर्व है, एससी कोटा से है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। बड़ी बात यह थी, कहा गया ना कि जिधर रिजर्व होगा वहां वोटर जो होंगे, वोटर वो क्या होंगे, मुसलमान होंगे, और लड़ने वाले प्रतिनिधि जो होंगे, प्रतिनिधि वो भी कौन होंगे, मुसलमान होंगे। मतलब उस क्षेत्र में मुसलमान ही लड़ेगा और मुसलमान ही वोट देगा। अब आप बताओ, आपका गांव है, आपके गांव को दो पार्ट में हम डिवाइड कर दें और ये कहें कि एक तरफ मुस्लिम एरिया रहेगा, वहां वोटर भी मुसलमान और प्रतिनिधि भी मुसलमान, तो क्या कभी दूसरे धर्म के लोगों से किसी मुसलमान का झगड़ा होगा और वो मुसलमान गलत भी रहे तो प्रतिनिधि किसका फेवर करेगा, मुसलमान का। इसलिए एक वोट किसको मिल रहा है, किससे मिल रहा है, मुसलमान से मिल रहा है। तो यहां धीरे धीरे होगा क्या कि जो ये हमारा पूर्वी बांग्लादेश था, बंगाल था और पश्चिम बंगाल था, पूर्वी बंगाल से हिंदू पलायन करके पश्चिम बंगाल आएंगे, पश्चिम बंगाल से मुसलमान पलायन करके पूर्वी बंगाल जाएंगे और ये ध्रुवीकरण हो जाएगा, इधर केवल मुसलमान हो जाएंगे, इधर केवल क्या हो जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे। और ये स्टार्ट हुआ जबरदस्त तरीके से। कहा जाता है कि महात्मा गांधी बोले थे इसको कि यह भारत का विनाश का बीज है। लॉर्ड मिंटो कहा था कि हम ऐसे नाग के दांत लगा रहे हैं जो आगे चल के बहुत भयानक होगा, और लगा ही दिया। ऐसा नाग का दांत लगाया कि 1947 में वो नाग आके क्या कर लिया, हमको डस लिया और हमारे भारत का विभाजन कर दिया। तो यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। पूछा जाएगा कि भारत के विभाजन का आधार क्या है, 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, या उससे भी डीप में जाए तो क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आधार बना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का। क्लियर है। तो यहां से क्या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, नरम दल भी अब नहीं कर रही थी, नरम दल को भी लग गया था ना कि हमसे गलती हो गई। जो हल्ला कर रहे थे, जो हमारे साथ थे, जिनके पास जोश जुनून था, उसको तो हम हटा दिए और हम लोग मतलब हाथ में कटोरा लेके बैठे रहते हैं, कुछ दे दो दे दो। तो क्या दिए सब, कहे सब कि वायसराय की कार्यकारिणी में कुछ सदस्यों को शामिल किया जाएगा और 1909 के अधिनियम के तहत ही वायसराय की कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल कर लिया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई, कार्यकारिणी में वायसराय की शामिल कर लिया। अरे सबको शामिल कर लोगे ना, तभी भी वायसराय के पास वीटो था। कोई विधेयक लाया जाए, सब एक तरफ कर दे, मान लो 100 सदस्य हो कि ये वीटो पास नहीं होगा, वायसराय के पास ये विधेयक पास नहीं होगा, वायसराय के पास वीटो था कि वो वीटो मारता और विधेयक पास हो जाता। तो कोई महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण क्या था, ये था जिससे मुस्लिम खुश हो गए, लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब राजनीति में खालीपन आ गया था 1909 से लेकर के 1915 तक। अब देखिए इसको समझाते हैं, लिखेंगे नहीं इस पे। 1910 में कुछ नहीं होता है, 1910 में कुछ नहीं हुआ, 1911 आ गया। अब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और दिल्ली दरबार का आयोजन क्या हुआ कि ब्रिटेन के राजा और वहां की महारानी, ये दोनों लोग, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, ये दोनों लोग दिल्ली आए। और दिल्ली में जब दरबार का आयोजन हुआ तो उसमें विरोध को देखते हुए घोषणा किया गया, लॉर्ड मिंटो ने घोषणा किया कि बंगाल विभाजन क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। तो बंगाल विभाजन का मसौदा कब बना, 19 जुलाई 1905। कब घोषणा की गई, 20 जुलाई 1905। कब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, 7 अगस्त 1905। कब लागू कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905। ये कल वाला वीडियो में था। और खत्म कब कर दिया गया, ये 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन जब हुआ था। वायसराय जब लागू हुआ कब था, लॉर्ड कर्जन। जब खत्म हुआ कौन था,
खत्म हुआ कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइए। खत्म हुआ उस समय कौन था, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी लॉर्ड मिंटो की बात हो रही थी, लॉर्ड मिंटो नहीं था, लॉर्ड हार्डिंग था। 1911 में कौन आ गया था, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग मिंटो के बाद आया था हार्डिंग। आप ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, सेकंड थे लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार अधिनियम आया, कौन था, मिंटो था। मॉर्ले क्या है, भारत सचिव हैं। और जब बंगाल विभाजन किया गया तब कौन था, लॉर्ड कर्जन था। क्लियर हो गया। तो ये सांप्रदायिक निवासन प्रणाली लेकिन कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब दौर आता है कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों का एंट्री होता है मुस्लिम लीग में, और वो राष्ट्रवादी मुसलमान थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में आते हैं और ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे। ध्यान समझिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के आगे हम लगा रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमान, और 1940 के बाद लगा देंगे क्या, मुस्लिम राष्ट्रवादी। मुस्लिम राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी मुसलमान का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मुसलमान जो राष्ट्र के लिए वादी है, और मुस्लिम राष्ट्रवादी का मतलब क्या हुआ कि जो मुस्लिम राष्ट्र के लिए वादी है। यहां समझिएगा, राष्ट्रवादी मुसलमान, ऐसा मुसलमान जो राष्ट्र के लिए वादी है। मुस्लिम राष्ट्रवादी मतलब मुस्लिम राष्ट्र के लिए वादी है। बात समझ में आ रहा हो ना। तो राष्ट्रवादी मुसलमान भारत मतलब मुस्लिम लीग में आए, और इन लोगों का मानना था कि यह सांप्रदायिक निवासन प्रणाली भी गलत है, ठीक है, और जो फूट हुआ है, हम लोग अंग्रेजों के विरोधी हमको होना चाहिए। आप लोग अंग्रेजों के समर्थन में जाकर के देश में तोड़ दिए जा रहे हैं। कांग्रेस को तोड़ दिया गया नरम दल गरम दल में, हम लोग को हिंदू से अलग कर दिया गया, ये गलत हो रहा है। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जब उधर मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर ही प्रेशर आने लगता है। 1915 का समय आता है जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। 9 जनवरी 1915 को भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आइए 1915 आ गया, 1915 के बाद 1916 आया, और ये चल रहा था ना कि हिंदू मतलब मुस्लिम और कांग्रेस को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। कहा जाता है कि 1914 के लास्ट तक बाल गंगाधर तिलक जी जेल से छूट के आ गए, और जैसे ही आए ये लोग मिल करके और फिर से राजनीति में सक्रिय हुए, और 1916 में अप्रैल 1916 में, यहां मिटा देते हैं, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। कौन, ये बाल गंगाधर तिलक जी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग की स्थापना किया गया, देखिए अप्रैल 1916। कौन किया, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी किए। कहां पे किए, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक, मतलब कर्नाटक का कुछ पार्ट पकड़ लेते हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और इन्होंने 2 पत्रिका निकाली इसी के प्रचार के लिए। कौन कौन, केसरी और मराठा। मराठा, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया मराठा किस भाषा में निकाली जाती थी, तो देखिए मराठा मराठी में निकाली जाएगी, यही मारेंगे, गलत हो जाएगा। मराठा अंग्रेजी में, मराठा अंग्रेजी में, और केसरी मराठा में, मराठी में, केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। इसीलिए पूछता है, पूछ देगा कि मराठा पत्रिका कौन निकाला था, कौन निकाला था, बाल गंगाधर तिलक जी। मराठा पत्रिका किस भाषा में, आप समझोगे मराठी में, मार दोगे, गलत हो जाएगा। मराठा पत्रिका अंग्रेजी में और केसरी पत्रिका मराठी में निकाला गया। और उद्देश्य क्या था, होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि सुषुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था से जागृत करना, जागृत करना। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जो देख रहे हो कि 1907 के बाद, फूट के बाद, 1909 के बाद एकदम सुषुप्त अवस्था में चला गया राजनीति, उसको क्या करना, जागृत करना। होम रूल लीग और स्वशासन की मांग करना, स्वराज की मांग करना। अब ये तो यहां कर ही रहे थे। दूसरा एक और होम रूल लीग स्टार्ट होता है, वो कब हुआ, सितंबर 1916, सितंबर महीने के जस्ट बाद। ये कौन स्टार्ट करती हैं, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। इनका घर कहाँ था, आयरलैंड। कहाँ की थी ये, आयरलैंड।
और देश के लिए बहुत काम की, भारत के लिए बहुत काम की। और यही रीजन है कि हम लोग जब संविधान में पढ़ा रहे तो क्या कहते नागरिकता में, राष्ट्रमंडल देश तथा आयरलैंड को छोड़कर, इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी देशों की मान्यता के लिए दूसरा प्रावधान, और राष्ट्रमंडल देश और आयरलैंड के लिए दूसरा प्रावधान था, याद है ना। तो देखिए एनी बेसेंट होम रूलिंग स्टार्ट करते हैं कब, सितंबर 1917 में। और ये होम रूलिंग स्टार्ट करती हैं कहां पे, इनका हेडक्वार्टर मद्रास में। और हेडक्वार्टर के बाद कौन सा क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़कर शेष पूरा भारत, मतलब कहा है तो बंबई इसमें शामिल था, बंबई। अच्छा, महाराष्ट्र और बंबई अलग अलग है भाई, महाराष्ट्र पूरा हो गया और बंबई उसका क्षेत्र हो गया, तो बंबई में किसका था, एनी बेसेंट वाला होम रूलिंग। और पूरे शेष भारत में ये महाराष्ट्र कर्नाटक को छोड़ करके, ठीक है, बंबई और शेष भारत में ये फैला हुआ था। इन्होंने भी पत्रिका चलाई, उस पत्रिका का नाम क्या था, कॉमनविल पत्रिका किसने चलाई, तो कौन, एनी बेसेंट। उसके बाद क्या नाम था, न्यू इंडिया पत्रिका किसने चलाई, एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। न्यू इंडिया और कॉमनविल कौन चलाया, एनी बेसेंट। केसरी और मराठा किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। कब होम रूल लीग दो लोग स्थापित किए, कौन, बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में स्थापित होता है। ये हो गया पूरा आपका होम रूल लीग से संबंधित प्रावधान। अब जब होम रूल लीग पूरी जागरूकता धीरे धीरे फैल रही थी 1916 में, तब 1916 का अधिवेशन होता है लखनऊ में, और कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के सहयोग से वहां पे मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल एक हो गए, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी हम, लखनऊ समझौता, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए हैं। चलिए और हम देखेंगे लखनऊ समझौता, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लखनऊ समझौता। यहां से डायरेक्ट डेट याद रखिएगा, डेट, पत्रिका, नाम, ये सब आपको याद रखना होगा। लखनऊ समझौता। अब देखिए लखनऊ समझौता में क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कांग्रेस में गरम दल, नरम दल सब है, ये दोनों क्या हो गई, एक हो गई। किसका योगदान था इसमें, तो मोहम्मद अली जिन्ना प्लस एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना का योगदान था। और इसीलिए इन दो, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजनी नायडू, पूछा जाता है, सरोजनी नायडू ने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक किसको कहा गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। और आप कहोगे सर मोहम्मद अली जिन्ना तो तोड़ दिए, भारत को पाकिस्तान बना दिए, तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कब कहा गया, तब कहा गया था जब ये राष्ट्रवादी मुसलमान थे, मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं थे। और कांग्रेस मुस्लिम लीग को एक करवाए थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को उसी समय सरोजिनी नायडू ने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कहा था, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद ये बाल गंगाधर तिलक जी को एक, क्या नाम था उनका, वैलेंटाइन सिरोल थे, क्या नाम था, वैलेंटाइन सिरोल। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, इसलिए यहां याद आ गया। वैलेंटाइन सिरोल एक पुस्तक लिखे, अनरेस्ट इंडिया। उसमें कहे थे वैलेंटाइन सिरोल कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह भारत में अशांति के दूत हैं, और आर्य समाज को, दो लोगों को कहा गया था। तो पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को शांति का दूत किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किस पुस्तक में, अनरेस्ट इंडिया में, ठीक है। चलिए, तो ये कांग्रेस मुस्लिम सब एक हो गई। कहा था कि मदन मोहन मालवीय जी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे इस सम्मेलन को। क्यों, उसका कारण ये था कि इस सम्मेलन में दोनों एक तो हो गए, लेकिन यहां पे शर्त यह रखा गया था कि आप लोग 1909 का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली एक्सेप्ट कर लीजिए, और कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, और कहा था कि ये कांग्रेस का एक्सेप्ट करना ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की
जड़ बनी। अगर एक्सेप्ट नहीं किया होता तो शायद धीरे धीरे खत्म होता। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1932 में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निवासन पढ़ाई दिया था, लेकिन महात्मा गांधी के अनशन और डटे रहने के कारण वो वापस लेना पड़ा, तो यहाँ पे कांग्रेस एक्सेप्ट कर लिया। क्या महात्मा गांधी आ गए थे तो क्यों नहीं रोके? आ गए थे, राजनीतिक में सक्रिय नहीं थे। वो 1915 में आए और पूरा 1 साल घूमे। 1916 का अधिवेशन में जाकर के कॉर्नर में बैठे हुए थे, बोल नहीं रहे थे। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति जब तक उसको मौका ना दिया जाए बोलने का, बीच बीच में नहीं बोलता है। पर्सनालिटी का एक महत्व होता है ना, तो गांधी जी के पर्सनालिटी का महत्व था, तो बोले नहीं, चुपचाप बैठे हुए थे। कहा था कि इसी लखनऊ अधिवेशन में चंपारण से राजकुमार शुक्ल जी गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। गांधी जी का एक व्यक्तित्व तो अच्छा था, लेकिन उस समय बाल गंगाधर तिलक जी एकदम छाए हुए थे। कहा था कि इसी लखनऊ अधिवेशन में एसी मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, भूल रहे थे हम। एसी मजूमदार, अब एसी का मतलब क्या होता है? एयर कंडीशनर। एसी का मतलब है अंबिका चरण मजूमदार। क्या कहोगे? अंबिका चरण मजूमदार जी, एसी मजूमदार, ये अध्यक्ष थे उस समय। और एक प्रथा थी कि जो अध्यक्ष बनेगा उसको एक स्पेशल गाड़ी थी काठ घोड़े की, जिसको लोग खींचेंगे और उसमें बैठ करके वो आएंगे। तो स्टेशन से लखनऊ ऑफिस तक जहां अधिवेशन होने वाला था, एसी मजूमदार को लाया गया। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र उतर आए और कहे कि नहीं, बाल गंगाधर तिलक जी को भी उसी गाड़ी में लेके आइए, इसलिए कद अध्यक्ष से बड़ा है। लेकिन ये कांग्रेस के नियम के खिलाफ हो जाता, बाल गंगाधर तिलक को नहीं लेके आए लोग। कहा जाता है कि जो उस समय यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, उनका नाम बताएंगे अभी हम। नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, वो उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, युवा नेता थे। वो अपने खर्चे से बच्चों से चंदा इकट्ठा करके गाड़ी मंगाए और उस गाड़ी को खुद वो लोग खींचे और बाल गंगाधर तिलक जी को वहां से यहां तक लेके आए। देखिए क्या रही होगी उनका मतलब सम्मान, कि अध्यक्ष के सम्मान के बराबर एक सदस्य का सम्मान दिया जा रहा है। मतलब अध्यक्ष का पद उनके लिए बहुत छोटा हो गया था। अच्छा, आप कहेंगे सर बने कि नहीं बन पाए भाई। 1920 में 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाती है और अध्यक्ष नहीं बने। पूछा जाएगा, निम्न में से क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, उस समय हमारी याद आएगी। निम्न में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने? और उसमें बाल गंगाधर तिलक जी का नाम देगा। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा कि बाल गंगाधर तिलक जी जैसा व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना होगा। लेकिन वो नहीं बने थे, 1916 में नहीं बने, और अध्यक्ष का पद उनके कद के आगे बहुत नीचे चला गया था। जिस प्रकार से, इसी प्रकार महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए 7-8 बार नॉमिनेट किए सब और छांट दिए, नहीं देंगे शांति के लिए। जब मृत्यु हो जाती है तब कहा जाता है कि नोबेल कमेटी भारतीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी कि हम चाहते हैं कि गांधी को क्या दें, नोबेल प्राइज शांति का दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो बोले कि आपका नोबेल जो प्राइज है वह गांधी जी को अगर मिल जाएगा तो नोबेल प्राइज का सम्मान बढ़ जाएगा। गांधी का कद इतना बड़ा है, तुम अपना नोबेल प्राइज रखो। हम नोबेल प्राइज जब हमको मिलता है तो हमारा सम्मान बढ़ता है ना, गांधी जी को मिल जाएगा तो नोबेल प्राइज का सम्मान बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे। क्यों भाई? पूरे विश्व में लगभग 150 देश हैं जहां मूर्तियां लगी हुई हैं गांधी जी की, तुम क्या नोबेल प्राइज दोगे? 150 देश में आज भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए, लखनऊ समझौता हो गया हमारा। अब आगे लेकर आएंगे, जब विश्व समाप्त होगा तो रोलैक्ट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और पसंद आया ही होगा अगर यहाँ तक हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब देख रहे हैं तो थोड़ा शेयर कर दीजिए। शेयर करेंगे तो हमारा व्यूज वगैरह बढ़ेगा और हमारा मेहनत क्या होगा, कामयाब होगा। जैसे ज़्यादा लोग देखते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो लगता है कि हाँ हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो रहा है। और आप लोग अगर देख के ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर थोड़ा सा डीमोटिवेट आदमी होता है। हालांकि हम आप लोगों के लिए मोटिवेट रहेंगे, लेकिन इतना आप योगदान कर दोगे तो सही रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।